क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन्स होता है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट तो क्या रखा है कि जब आप बात करो गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका अपोजिट है, एनोड पर होता है पॉजिटिव, कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव। अभी हम लोग यार इसकी ना याद करने की ट्रिक वगैरह सब सीखेंगे हम लोग, तो टेंशन मत लेना, अभी इसके आगे थोड़ा सा रुको, अभी खाली हम लोग अभी देख रहे हैं ठीक डिफरेंस है क्या, इसको नोट डाउन कर लो, अभी आगे हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो मैंने क्या लिख रखा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होती है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ लिखना तो लिख लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती उसे को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जबकि क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। यहाँ पर जब रिएक्शन अपने आप नहीं होती तो उसका जो डेल्टा जी है, जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। और या फिर यूँ कह दो कि डेल्टा जी जो इस गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर चौथी पॉइंट क्या लिख रखा है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो हम कहेंगे इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंस की यार एक स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में बार बार पूछता है, अभी याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, बट एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो। तो ये जो सब्सटेंस था आयन में टूट गया, तो आयन दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव आयन दिख रहा है, एक पॉजिटिव आयन, और दूसरा कौन सा हो गया, नेगेटिव आयन। तो पहला चीज तो आपने क्या सीखा, सब्सटेंस आयन में टूट जाते हैं। आयन दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसे कहते हैं एनायन। तो इसी बात को मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो यहाँ पर आयन दो टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं एनायन। कई बार बच्चा याद ही नहीं कर पाता, उसको मैं पूछता हूँ एनायन क्या होते हैं, उल्टा सीधा बताता है, कभी बोलता है Na+ एनायन। अरे भाई ने याद करना बड़ा आसान है। देखो ना कैटायन में देखो टी जो मेरा है पॉजिटिव जैसा दिखता है, तो टी आप भी बनाना देखना आपके पॉजिटिव जैसा ही दिखता है, चाहे आप जैसा भी बना रहे होगे। तो टी मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो कैटायन में ना चार्ज जो ऐसा पॉजिटिव। यहाँ देखो एनायन की स्पेलिंग ध्यान से देखो, यहाँ पर एन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। एन देखो यहाँ पर एक ही बार ही एन ज़्यादा, मतलब इसके अंदर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही, एन यहाँ भी एन यहाँ भी, मतलब एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, जिस प्रकार से एक सब्सटेंस आयन में टूट जाता है उसी प्रकार से एक इंसान भी टूट जाता है। इंसान कभी ज़्यादा टूट जाता है, कभी कम टूट जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट भी टूट जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कुछ बहुत कम टूटते हैं। यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले वीक का मतलब क्या होता है बताओ, वीक का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। तो ये बताओ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, आपका दरवाज़ा तोड़ने के लिए कह रहा हूँ या कांच की कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, तो अगर आप जोर कम लगा रहे हो, जोर का मतलब ताकत कम लगा रहे हो, कोई चीज़ टूटेगी क्या, नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं हिंदी में ऐसे पढ़ता हूँ, कमजोर। तो जब व्यक्ति ही जोर कम लगा रहा है तो कम टूटेगा। तो इसीलिए कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस हुए जो आयन में बहुत कम टूटते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और मजबूत का मतलब क्या होता है भाई, ताकतवर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकत लगा रहा है। अगर ज़्यादा ताकत लगा रहा है तोड़ने के लिए तो भाई कंपाउंड हो गया, कुछ भी हो जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो आयंस में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक अब आपके डाउट नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मजबूत, वीक का मतलब कमजोर। तो कमजोर में कम जोर लगाता है, इसी वजह से कम टूटता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा जोर लगा देता है तो इसीलिए पूरी तरीके से टूट जाता है।
अब इस बादल को ना भाई तुम अच्छे से समझना, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिख रखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। क्यों? मैंने कहा ही पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पूरी तरीके से क्या मतलब? 100% टूटते हैं। 100/100 कितना होता है? 1। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएट का मतलब ही क्या होता है? डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 1। तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 से कम होता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेरा एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा सॉल्ट भी हो सकता है। इन द सेम वे वीक में भी यही काम करना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? तो यहाँ पर हमारे सामने आता है सबसे पहला द वन एंड ओनली HCl। कौन है भाई? HCl है। सेकंड कौन सा आता है यहाँ पर? HNO3। ऐसा लाइन से कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने H2SO4। ये क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने? ये एसिड लिखा। कौन से एसिड? तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बता दो। NaOH और दूसरा कौन सा? KOH। भाई इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वगैरह में यूज़ हो रखा है ना NaOH KOH, तो पूछो मत भाई, तू ध्यान देना ना, तेरे खुद भी दिख जाएगा NaOH और KOH। अच्छा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, पता होगा ना। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं? NaCl लिख दूँ मैं यहाँ पे? देख भाई लिख दे रहा हूँ मैं, NaCl हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते? KCl हो जाएगा। और बाकी सब इतने एग्जाम्पल रखो, सफिशियंट है, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्ट हो गए। 2-4 और लिखना तो लिख लो। फेमस वाली मैं लिख रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा चैप्टर में। नहीं भी याद रहा कोई दिन मुझसे एक बार देख लोगे, कुछ आइडिया तो मिल जाएगा ना कि अच्छा मैंने देखे तो कुछ ऐसा। तो जी हाँ, इस वजह से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मैं। तो BaCl2 वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब कि इनको अगर पानी में डाल दो ना पूरी तरीके से टूट जाते हैं भाई, पूरी तरीके से। लेकिन वीक में क्या होता है? एग्जाम्पल वीक के बता दो एग्जाम्पल। तो वीक में बाय द वे आपके पूछता है वीक एसिड कौन से होते हैं। ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, दैट इज CH3COOH। नाम पता है इसका? नाम भाई बड़ा पता होना चाहिए। इसका नाम है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कहाँ पाई जाती है? विनेगर में। सुना था ना, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। उसी तरीके से हमारे दूसरा आता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया? HCN। HCN कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोजन साइनाइड। कहाँ पाई जाती है भाई? एप्पल में। सेब खाया है ना? सेब में साइनाइड पाया जाता है। जो उसकी सीड होती है ना, उसके बीज होती है, उसमें साइनाइड जहर होती, जहर। अच्छा ऐसी बात है। हाँ भाई। बेस में कौन से एग्जाम्पल बताओगे? बेस में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखूंगा, वो भी वीक बेस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बेस है? वीक बेस है। सॉल्ट में, सॉल्ट यहाँ पर मैं बिल्कुल ना लिखने वाला। ठीक है, आप लिखना होगा लिख लेना, सॉल्ट इसके पूछते नहीं है। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल जितने मैंने लिख रखे हैं, एसिडिक एसिड का नाम तो पता होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होगा। तो ये इस्तेमाल जब होगा तो फिर दिमाग खराब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? ये 5 नाम आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये नाम ऐसे नाम है ना कि आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये 3 भाई, इनके नाम से लेके, इनके फॉर्मूला से लेके, इनकी यूनिट्स तक 101% इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना। ये दोनों के फॉर्मूलाज, डेफिनेशन नहीं पूछता है, इन तीनों के डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, यूनिट सब पूछता है। तो अभी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का इन जनरल मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, इस वजह से मैं यहाँ आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके फॉर्मूले से मतलब है, यूनिट से मतलब है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A। जो L/A होता है इसको हम लोग सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं। और सेल कॉन्स्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिस स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर से आपको ना P टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये है रेजिस्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टिव। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू का सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? ओम। आपको यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब क्या होता है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पढ़ रखा है, तो यहाँ पर होता है πr²। क्वेश्चन में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, डायमीटर दिया होगा, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ जाएगा। ठीक है, G इक्वल टू क्या होगा? 1/R होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। देखो, कंडक्टेंस एन सारा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ G क्या होता है? देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है?
यहाँ पर 1/ओम रखोगे, जब भी 1/ओम यहाँ रखोगे तो ऊपर लेके जाओगे, इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। इसी ओम इन्वर्स को हम लोग सीमन चिल्लाते हैं, बहुत बार इस्तेमाल होगा भाई पेपर में, चाहे ओम लिखा हो चाहे सीमन लिखा गया हो, डरना मत। कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, और हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दिमाग में रखना, क्वेश्चन जब करने जा रहे होगे, पढ़ के गए थे कंडक्टिविटी, जब भी क्वेश्चन में बार बार चिल्ला रहा होगा फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब आप तो बोर आ गए कि भाई का स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हें तो पढ़ के नहीं आता, तो दिमाग में रख लेना कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था, कंडक्टेंस जो था रेजिस्टेंस का उल्टा था, तो कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होगी? रेजिस्टिविटी। विटी लग रहा है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी थी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था, तो यहाँ पर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p, पी नहीं है रो है, तो रो क्या मतलब हो गया? रेजिस्टिविटी है, पीछे भी बताया था ना रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, आर इक्वल टू रो एल अपॉन का है, तो वही वाला है। तो यूनिट ऑफ के, जो के की यूनिट होती है ना, वो दिमाग में रख लेना भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी मैंने कहा था ना, ये जो साइमन है, क्वेश्चन में आपको साइमन की जगह क्या लिखेगा? यहाँ पर लिखा रहेगा ओम इनवर्स। साइमन का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1 भी लिखा मिलेगा, तो घबराना मत। इस साइमन का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो इनकी डेफिनेशन एक बार सुन लो, अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। क्या बोला गया? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसकी जो कंडक्टिविटी निकल कर आती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। ये कोई सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में क्या अच्छी बात हो गई? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब ध्यान रखना, अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये बात देखना फिक्स है, यही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे होगे, आप इसको तो लिखना छोड़ ही नहीं सकते। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी जाती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो चुके हैं? फिक्स हो गए हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? कप्पा। कप्पा क्या है भाई? कंडक्टिविटी इंटू का 1000 अपॉन का एम। एम क्या है? मोलैरिटी। समझ में आ रही है? ध्यान रखना, कप्पा की यूनिट क्वेश्चन में हम लोग हमेशा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो कप्पा की यूनिट आप यही याद करना जो मैंने लिख रखे हैं। दूसरी की मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जो मैंने लिख रखे हैं आपको यही याद करनी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इतनी बातों समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूशन की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कि डाइल्यूशन का कनेक्शन किससे है? पानी से है। डाइल्यूशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि आपको कंटेनर में वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा कि मोल जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के वो फिक्स है। क्या है? मोल फिक्स है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। अगर मोल फिक्स हुआ दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। वाटर को इंक्रीज करना मतलब मैंने बताया वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम का इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन है। जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर है और ये नीचे है, अपॉन में है। क्योंकि मोल तो हम बढ़ा घटा सकते नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में ही कहा गया है कि मोल आपके फिक्स हैं। वो कितने हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बढ़ा घटा क्या सकते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है? वाटर को इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। किसको डिक्रीज करना? कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, या फिर बोल दो मोलैरिटी को डिक्रीज करना। तो आपने क्या समझा कि डाइल्यूशन जब इंक्रीज करती है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, मोलैरिटी भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अभी यही सारे सवाल बनेंगे, पहले यहाँ समझो फिर नीचे आते हैं। नीचे अब यहाँ पर ना सारी पॉइंट को आराम से पढ़ना। हमने क्या कर रखा है? H2O ऐड से पहले, मतलब पानी हमने स्टार्टिंग में कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करा था, पानी सपोज कर लिया कि आपने 1 लीटर पानी था। अब हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं। कौन सा वाटर? एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग
डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले सपोज करो Na और Cl के बीच में जो डिस्टेंस थी, सेपरेशन कितने था, इतना था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, पानी ऐड किया, तब इस आयन के बीच में क्या होते हैं, अब इसी को समझना है। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस। ये तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सही लिखा भी है, सब कुछ सोच समझ के लिखा है, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो 100% टूट जाते हो, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम जोर लगाते हैं तो ये कम टूटते हैं, ये तो बहुत कम टूटते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब यही इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। अगर पानी मिला दें तो क्या ऐसा होगा कि कोई ज़्यादा टूटेगा कम टूटेगा? जी हाँ, इस वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने यही सीखा था ना कि अगर इसको जैसे ही पानी में मिलाया जाता है, चाहे 1 लीटर हो चाहे आधा लीटर हो, ये तो वैसे भी पानी में जैसे डाला जाएगा तुरंत आयन में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से इसके टूटने या ना टूटने में घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी नेचर होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कि पानी में डालोगे नहीं कि ये भाई 100% टूट जाएगा। तो मैंने क्या लिख रखा, तो एक्स्ट्रा वाटर मीन्स डाइल्यूशन ने क्या किया, कुछ नहीं किया क्या, इसके आयन में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, आयन के टूटने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखो इफेक्ट कहाँ पड़ा, आयन के टूटने में इफेक्ट नहीं पड़ा है, आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं भाई। आयन ज़्यादा कम नहीं टूटे हैं, आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आयन तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर ने करा क्या, इस Na+ के और Cl के बीच की दूरियां बढ़ा दी। देखो ये दूरियां है ना, ये इनकी डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। जो आयन अभी पास पास है वो आयन दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर क्या तुमने सीखा, कैटायंस दैट इज Na+, एनायंस की दूरियां क्या कर दी, बढ़ा दी। हम लोगों ने NaCl ले रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से क्या होगी, जब दूरियां बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, कैटायंस और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर आपने दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, दो व्यक्ति के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में आपने दूरियां बढ़ा दी हैं, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले वाला प्यार मोहब्बत था वो तो कम हो जाएगी। दूरियां बढ़ जाने से प्यार मोहब्बत कम हो जाती है भाई। तो कैटायंस एंड एनायंस के बीच में दूरियां बढ़ गई, कैटायंस एनायन के बीच में जैसे ही दूरियां बढ़ गई तो दैट मीन्स कैटायंस एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कैटायंस और एनायंस बहुत रफ्तार से अब दौड़ते हैं, बहुत रफ्तार से नहीं, यहाँ मीडियम रफ्तार से तो दौड़ ही लेते हैं। दैट मीन्स उनकी मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। मोबिलिटी का मतलब मैंने क्या कहा था, मूवमेंट का मतलब भाग दौड़ से है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो बहुत कम टूटते तो हम पहले से जानते हैं। अब डाइल्यूशन ने क्या किया, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, जैसे जैसे हम पानी ऐड करते रहते हैं, जैसे जैसे पानी ऐड करते रहते हैं, होता क्या है कि जो इसके आयन पहले टूट रहे थे 5%, अब और ज़्यादा टूटने लगे। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। अब आयन और टूटने लगे। जितना ज़्यादा हम लोग पानी ऐड करते जाते हैं, जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जाते हैं, उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती रहती है। दैट मीन्स आयन उतने ज़्यादा टूटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आयन और ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम टूट रहे थे, पानी ऐड करने से हुआ क्या, ये और जो CH3Cl होता है और ज़्यादा टूटने लगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लड़का लड़की वाला एग्जांपल ले लेना, समझ में आ जाएगा। इन द सेम वे हम लोगों ने कहा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन करने से ये तो बहुत कम टूटते हैं, तो पानी मिला के हम लोग कर ही क्या रहे हैं, और तोड़ना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर जब ज़्यादा टूटना मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना। टूटने को ही कहते हैं अंग्रेजी में डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। अब कोई चीज़ ज़्यादा टूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि नंबर ऑफ आयन्स भी ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है। अब इसी पॉइंट को मैं नेक्स्ट पेज में और समझा देता हूं। अब आपके पेपर में सवाल पूछता है
कि डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करती है स्लोली, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, रैपिडली इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी बहुत तेज़ी से तो इंक्रीज नहीं करती, करती तो है दोनों की इंक्रीज करती दोनों की है, मगर इसकी बहुत तेज़ी से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ जवाब मैंने क्या लिख रखा है, आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली वैसे भी टूट जाते हैं, तो वाटर को ऐड करने से हुआ क्या, कैटायंस और एनायन के बीच में प्यार मोहब्बत कम हो गया था, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई थी। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करी क्यों थी? तो आपको अगर किसी ने पूछा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करी थी, जी हाँ करा तो था। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज इसलिए कर पाई थी कि कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था, जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जा रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा मिल रहे थे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा टूट रहे थे, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयन्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर आपको मैं ना 100 बात की एक बात नोट डाल के लिखवा देता हूँ कि ये सारे पॉइंट में क्या करना है। अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज करा, अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया, तो याद रखना कि तीनों पॉइंट कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे के सारे इंक्रीज कर जाते हैं। सारे के सारे क्या कर जाते हैं, ये तीनों के तीनों इंक्रीज कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ डाइल्यूशन इंक्रीज करना है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पानी को इंक्रीज करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज कर जाती है। बट हमेशा मेरी हैबिट हमेशा से रही, डाइल्यूशन में इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से KMC क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। व्हाट इज KMC? K इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, M इज मोलैरिटी एंड C इज कंसेंट्रेशन। अभी मैंने बताया था डाइल्यूशन को इंक्रीज करा, दैट मीन्स आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, और वॉल्यूम को इंक्रीज करते ही कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। तो पेपर में यहाँ पर पूछेगा डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से नहीं, बोलेगा ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस। मैंने आपको डाइल्यूशन से सारी कहानी समझा रखी, पेपर में पूछेगा कि बताओ कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है स्लोली, वाइल मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की रैपिडली इंक्रीज करी जाती है। जवाब सब कुछ वैसे लिखना, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सेम है। आप चाहे तो बोल दो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से, या फिर कह दो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। तो जब डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाती है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा होता है, नेचर, और अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जब भी ग्राफ को पढ़ रहे होगे याद रखना राइट टू लेफ्ट पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आना, इधर की तरफ। तो ग्राफ को पढ़ना ऐसे है, कैसे पढ़ना है, इधर से ऐसे। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करा, आपको पता है कि नंबर लाइन है भाई, नंबर लाइन, तो इसका ये तो पता नहीं यहाँ ओरिजिन होती है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को दो डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, सपोज करो कंसंट्रेशन टेंड्स कर रहा है जीरो को, मतलब देखो आप कंसंट्रेशन क्या कर दे रहे हो, जीरो, तो आपको पता है ना कि ये पूरी वाई एक्सिस पे क्या जा रही है, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो रही है, उससे ये पता चल रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो टेंड कर रही इन्फिनिटी को। मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देने से मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती, मतलब कि भाई हद से ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब कि भाई, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब होता है 100% डाइल्यूशन, मतलब कि आपने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या कर दिया, पानी पानी कर दिया। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, 100% डाइल्यूशन कर दिया। आपने सोचा कि भाई पानी इतना ऐड कर देता हूँ, इतना ऐड कर देता हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो वही काम कर रखा है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ग्राफिकली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं बट फील तो आ ही रहा है
कि कंसंट्रेशन जीरो कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी टेंड किसको करे, इन्फिनिटी को। जबकि यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इस ग्राफ को जो आपको ये लीनियर ग्राफ दिख रहा है, अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दे, एक्सटेंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है तो कह देना कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है क्या हो जाती है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। या फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने 100% क्या कर रखा है, 100% डाइल्यूशन कर दिया है। क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या होता है भाई बता दो, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब ही होता है 100% डाइल्यूशन कर देना। तो इस वाले पॉइंट को ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, ग्राफ कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैसा होता है। मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं निकाल पाते हैं। अब इसको बताने के लिए हमारे पास कौन आए, कुलराउस जी आते हैं। ये स्पेशली किसके लिए बात कर रहे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बस मगर इस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट स्पेशली इन्होंने बनाया किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये रूल बनाया था। रूल क्या था इसको ध्यान समझो। यहाँ पर डेफिनेशन अपने आप बना लोगे भाई, डेफिनेशन पेपर में 101% पूछा जाता है, तो अच्छे समझो। हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने कहा कि हाँ यार कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बता दो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा, आपने कहा कि जी सर समझ में आ गया। हमने कहा कि ये बताओ कि ये कैटायंस एंड आयंस है क्या, आपने कहा कि हाँ यार इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस देते हैं, तो ये है कैटायंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन से पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अच्छा ये एनायंस है। तो लेट अस सपोज मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जो हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला तो मतलब डाइल्यूशन कर दिया, कैटायंस एंड आयंस जनरेट भी हो गए। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लेट अस सपोज कि जो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है, क्या मोलर कंडक्टिविटी किसकी, कैटायन की, किस वर्ष तो मैंने मान लिया 5, एनायन की कितनी मान ली मैंने, लेट अस सपोज कि मोलर कंडक्टिविटी मान ली एनायन की, किसकी मान ली, एनायन की, कितनी आ गई, सपोज करो 3 आ गई। तो इन भाई साहब ने कहा ना कि मतलब कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे होगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितनी आएगी पता है, वो आएगी भाई साहब ने कहा किसकी आएगी, 8। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपने खुद ही समझ लिया होगा यार कि जो ये हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल आएगी। तो इसी बात को भाई साहब हमारे कुलराउस जी कहते हैं कि जो है हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो इक्वल होता है कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। ठीक है, डेफिनेशन को भाई साहब पढ़ लो। आई डोंट थिंक यार डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी यार, सब तो बिल्कुल सिंपल सा लिख रखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के। तो वही चीज़ लिख रखा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स ये कुलराउस लॉ की बात कर रहा है, ऑफ NaCl HCl एंड CH3COONA दैट इज सोडियम एसिटेट आर 126 420 मतलब 425.9 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना, अगर यहाँ पर NaCl लिखा गया है और सेकंड में यहाँ पर कर दूँ कि उसके बाद HCl लिखा गया है, फिर उसके बाद मैं कलर कर दूँ यहाँ पर अगर CH3COONA लिखा गया है, तो जिस सीक्वेंस में जो यहाँ फॉलो हुआ है वही सेम सीक्वेंस कहाँ फॉलो करनी, यहाँ पर। मतलब कि NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है 126 और HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर 425 और उसके बाद क्या बोल देते हैं सोडियम एसिटेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 91। तो रिस्पेक्टिवली जब भी लिखा होता दैट मीन्स जिस ऑर्डर में चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं उसी सेम ऑर्डर को यहाँ भी उनकी वैल्यूज रखी गई हैं। तो ये दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किस पर, ये है मोलर कंडक्टिविटी
किन किन कंपाउंड्स की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर यूँ कह दो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, अब निकाल, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करना होता है ना, बड़ा आसान होता है, कैसे करोगे ध्यान सुनना। जब भी कंपाउंड दिखता है तो उसको दो टुकड़े, आपको पता नहीं ये जिसके दो टुकड़े दिख रहे हैं, देखो CH3COOH ऐसे टूटता है ना ये। अब करना क्या होता है, जो भी कंपाउंड दिख रहा है ना आपको, पहले ये देखो किस वाले कंपाउंड में CH3COO है, तो देखो इस वाले कंपाउंड में CH3COO है। अब यहाँ पर तो Na है, लेकिन इस Na को मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसके साथ मेरे किसी को लेना पड़ेगा जिसके पास H हो। देखो इसके पास H था, तो H किसके पास है, इस वाले कंपाउंड के पास। जिनके पास जो चीज़ मिल रहा है उनको ऐड कर दो, जिनके पास कुछ मिला ही उनको उड़ा दो, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके पास देखो CH3COO है और इसके पास क्या H है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जिसके पास कुछ है ही नहीं भाई उसको उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स कैसे करोगे, तो यहाँ लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, यहाँ पर करने वाले हो CH3COO, मतलब यहाँ लिख देते हैं CH3COONA प्लस करेंगे किसको, HCl को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेमडा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकते हो HCl, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं भाई, देखो यहाँ पर NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दो, NaCl क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तब क्या करना है, इसकी वैल्यूज हमें दे रखी थी CH3COONA की, तो यहाँ पर लिख दोगे 91 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की कितनी दे रखी थी बताओ, 425.9। इसको क्या करोगे, NaCl लिखा हुआ है 126, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 516.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 126, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कितना मिलेगा 390.6। जैसा कि मैंने बार बार कह रखा है, चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे मोलर कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि आपको पता होगा कि यार आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट आपको दिमाग में रखनी है, क्या आपको ये ऐसा सिंबल मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ध्यान रखना, देखो कंडक्टेंस था तो एंस था, रेजिस्टेंस था एंस था, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये ओम था तो ये ओम इन्वर्स हो जाएगा, जब भी इन्वर्स होता है मतलब वो रेसिप्रोकल, खोपड़ी पे -1 लगा देते हैं, यहाँ पर देखो -1 लगा दिया, तो यहाँ पर ध्यान रखना ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन चिल्ला रहे होंगे, तो अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको साइमन साइमन दिखेगा, इस वजह से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चंस में आएगा सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है कि ये देखो ना, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो L/A था, इसी L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 रेजिस्टिविटी। देखो इसके नाम में VT लगा था ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब क्या काम करना है, कंडक्टिविटी बराबर होता है G स्टार अपॉन के R के। इसकी यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाला याद कर लो तो इट्स ओके, नहीं तो अभी मैंने बता रखा था कि यार साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स, तो कई बार न्यूमेरिकल में आप बार बार प्रैक्टिस करके जाते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो कई बार साइमन की जगह पर आपको ओम इनवर्स दे देगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होगी। जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए यूनिट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और के की यूनिट हमेशा भाई किस में रखोगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में ये दिया होता है, आप पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, यहाँ पर लिखा होगा m, जैसे लिख देगा 2m, तो 2m लिखा गया, दैट मीन्स आपको ये वाली वैल्यूज दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, और ये वाली वैल्यूज आपको निकालनी पड़ सकती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये बात तो अभी तक आपको पता चली गई होगी कि चाहे लेमडा एम नॉट बोलो चाहे लेमडा एम इन्फिनिटी बोलो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशंस। अब जैसे आपको दिख जाए ना 0.05
m, इसका मतलब क्या हो गया, आपको मोलैरिटी गिवन है, क्या दे रखा है, मोलैरिटी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रखा ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिवन ही लिख लो, गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, मोलैरिटी गिवन है। जहाँ आपको m दिख जाए तो दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, 0.05 पे क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है। उसके बाद बोल रखा है कि ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो हमें l दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि हमें जो एरिया दे रखा है वो कितना गिवन है, 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर देखो 5 × 10³ ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, इतनी सारी बीच में लैंग्वेज लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो। तो यहाँ पर देखो बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, कितना बोला गया है, देखो क्या रखा, 5 × 10³ ओम। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो, वहाँ लिखे होते हैं, क्या रखा था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज 5 × 10³ ओम। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी ओम लिखा हो दैट मीन्स क्या हमें करना है, आर दे रखा, आर का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो यूनिट पे फोकस करोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर लो क्या कि गिवन है, क्या चीज़ नहीं गिवन है। तो आर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 × 10³ और यहाँ पर ओम दे रखा है। हमें देखो पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो होता है, तो रो निकालनी है। कंडक्टिविटी पता करनी है, कंडक्टिविटी क्या होता है, के होता है, तो इसका मतलब हमें के निकालना है। उसके बाद हमें पूछ रखा था मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखो रो L/A, क्योंकि हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर L/A को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जब भी देखो हमको ये चाहिए होता है, जब भी कभी इधर अपॉन में हो, जब भी लेफ्ट या राइट की तरफ जा रहा होगा तो ये अपॉन वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे। दैट मीन्स कि ये A अपॉन का L हो जाएगा, इंटू का R हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी। हमें क्वेश्चन में A गिवन था, ऑब्वियसली यार दे रखा था, रखो यहाँ पर 0.625। R भी गिवन था हमें 5 × 10³ और हमारे पास L भी गिवन था, 50। और यहाँ पर हमें निकल कर के आएगा रेजिस्टिविटी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 62.5। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। यूनिट आप बता देना कि इसकी यूनिट क्या होगी। अब के क्या है, यहाँ पर पहला पार्ट हमारा हो गया, के क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए देखो क्या तरीका है। के निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 1 रेजिस्टिविटी होता है। के इक्वल टू क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी। हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल चुके हैं, तो के इक्वल टू क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी। तो के जो भी आया, मतलब जो भी क्या आया, 1 यहाँ पर आ गया 62.5। तो ये भाई साहब आपके सामने आ जाएगा 0.016। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बताओ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बताया था ना। देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर लिख दो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। तीसरी क्या पूछ रखी है हमें, तीसरा पूछ रखा हमें लेमडा एम पूछ रखा है। तो तक के इंटू का 1000 अपॉन का एम। तो के हमें पता है ना, देखो के अभी हम लोग निकाल कर आए हैं। और हमें क्या पता है, एम देखो मोलैरिटी भी गिवन है यहाँ पर, देखो ना फॉर्मूले मोलैरिटी है, मोलैरिटी भी पता है, तो बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करनी है हमें बताओ, यहाँ पर के इंटू का 1000 अपॉन का एम करना है। तो के की वैल्यू हमें गिवन है ना यहाँ पर 0.016 इंटू का 1000 अपॉन का मोलैरिटी, मोलैरिटी कहाँ गिवन थी 0.05। इसका आंसर आ जाएगा 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.8 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आए आपको लगता है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या गिवन है, तो यूनिट पे फोकस करो। देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मैंने बार बार कहा है, मैं फॉर्मूला जब भी लिख रखे हो ना सामने, फॉर्मूले को अपने सामने रखो सो दैट कि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ कि दिया क्या है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, के की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से सोल्यूशन लिखो, सबसे पहले आप लिख लो दिया क्या है, तो 7 के दे रखा हमें,
7.8 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद मैंने कहा था जब भी 0.01 लिखा हो दैट मीन्स यहाँ m लगा हो तो m का मतलब मोलैरिटी हो गया, तो m की वैल्यू सीधे लिख लो 0.01। उसके बाद क्या क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो देखो हमें अल्फा निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज इतना दे रखा है, दैट मीन्स पता क्या दे रखा है, यहाँ पर मैंने कहा था ना, देखो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसे बोल रखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू देखो मैं दे रखी है। तो फॉर्मूला सामने रखोगे तो इसलिए अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दिया क्या है। ये हो जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मैंने कहा भी था कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये चीज़ बार बार आप जब लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे यार कि यार हमें क्वेश्चंस में क्या कैसे निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने लिख रखी है सो दैट आप समझ सको कि यार फॉर्मूलाज कौन सी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। अल्फ़ा निकालना हमें, सबसे पहले आपको पता है ना कि मोलर कंडक्टिविटी है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें लेमडा निकालना पड़ेगा। और लेमडा कैसे निकलेगी, तो यहाँ से निकल जाएगा लेमडा, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो यहाँ से लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन का m। कप्पा क्या दे रखा बताओ हमें, के की वैल्यू दे रखी है 7.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, m मोलैरिटी गिवन थी 0.001। अगर सॉल्व करने बैठ गए तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट होगा। जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ यार प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को, और मैं कैलकुलेशन आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा कि कैसे डेसिमल हटाते हैं कैसे नहीं हटाते हैं। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पता है, 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा किसका वैल्यू आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की। यहाँ पर क्या अल्फ़ा आराम से निकाल लेंगे क्योंकि अल्फ़ा निकालना है, क्योंकि अल्फ़ा के फॉर्मूलेज में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाल रखी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। अब इन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देखो हमको पता है 78, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दे रखी थी 390, दोनों को काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमें, यहाँ पर आ जाएगा 0.2। यूनिट तो कोई होगा नहीं भाई इसका, क्योंकि अल्फ़ा दोनों ही हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं, तो दोनों की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी, दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स अल्फ़ा जो होगा यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पहले पता नहीं, अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला आपको पता हो जाएगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको कहा कि ये वाली जो वैल्यूज होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है। यहाँ तो नॉट वगैरह लगा है क्या, बिल्कुल नहीं लगा है। दैट मीन्स जिस पे नॉट नहीं लगा, नॉट किस पे नहीं लगा, इस पे, दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज गिवन है। ये नॉट वाली वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, कंबाइंड इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। कंबाइंड इफेक्ट कैसे लगा लोगे, तो यहाँ पर आपको कुलराउस का नियम लगाना पड़ेगा। कुलराउस चाचा ने क्या कहा था, अगर आप चाहते हो ना इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है सम ऑफ कैटायंस के और एनायंस के। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें कैटायंस की, कैटायन कौन है हमारे पास बताओ, यहाँ पर दे रखा है H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एनायंस की, एनायन कौन है हमारे पास CH3 COO माइनस। तो यहाँ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी किसकी आएगी पता है, CH3 COOH की, क्योंकि मेरे को उसी की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किसकी,
ऑब्वियस ही बात है ना एसिटिक एसिड की। अगर मोलर कंडक्टिविटी रखा है हम लोगों ने एसिटिक एसिड के ऊपर, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी किसकी रखेंगे, एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, मतलब कि 349.1 प्लस एसिटेट आयन का क्या दे रखा है बताओ, 40.9। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा भाई मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्या करना है बताओ, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है किसकी, एसिटिक एसिड की। यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 11.7, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाली रखी है जिस पर नॉट लगा होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, तो ये आया 390। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0.03 आ जाएगा हमारा अल्फ़ा। क्या मैं सिर्फ अल्फ़ा ही पूछ रखा था, जी हाँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, जी हाँ, हमें सिर्फ अल्फ़ा ही निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट थी भाई, तो इसको दिमाग में रखना। अब ये क्वेश्चन देखो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वाइल द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट आयन इज 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। अब इसको तो भाई करने के लिए आपको कोलराउस का नियम आपने अभी पढ़ा था, तो उसको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है किसकी, पूरे कंपाउंड की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी वैल्यूज निकालनी है हमें, सल्फेट की भी दे रखी है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन की भी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 160। यूनिट आप लगा लेना यार, चलो लगा देता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें निकालनी किसकी, Al3+ की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी किसकी, Al3+ की, तो कितनी होगी। तो आपने कोलराउस के नियम में क्या पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड कौन सा है, Al2SO4 का होल थ्राइस, यही दे रखा कंपाउंड। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बराबर होगी कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। तो हम लोगों ने इसको आयन में तोड़ना सीखा था अभी, तो 2 को आगे लेके जाओ, 2Al 3+ चार्ज इसका कहाँ लिखा, यहाँ पर 3+ लिखो, प्लस 3 आगे लेके जाओ, 3SO4 2 माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना, कुछ नहीं यार, लिमिटिंग सबके देखो, हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग लगा रखा है सबके आगे, तो सबके आगे लिमिटिंग लगा दो। तो यहाँ पर लिख दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इसकी, तो यहाँ लिख लो। तो यहाँ ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर इस 2 को आगे लिख दो, और यहाँ पर ऐसे लिखो लेमडा लगा के, नॉट लगा दो बस आगे, बस कुछ नहीं करना है। मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Al3+ की, प्लस थ्राइस लिखो, लेमडा लिखो, नॉट लिखो। यहाँ पर सल्फेट की पूछ रखा, तो सल्फेट लिखो SO4 2 माइनस। हमें देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी किसी की निकालनी है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट की दे रखी थी, तो यहाँ रख दो 160। इस पूरे कंपाउंड की दे रखी थी हमें, हाँ ये भी दे रखा था पूरे कंपाउंड की 858, तो यहाँ रख दो। अब इसको भाई साहब को यहाँ बुला लो, तो ये कितना आ जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 480 858। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीज़ को इधर भेज दो आप। तो इतनी तो मैं समझ में आ रही होगी, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 858 माइनस, क्योंकि देखो प्लस में है ना, तो इधर आएगा इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा 480, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी Al3+ की। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 858 माइनस का 480 डिवाइड बाई 2 क्या जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al3+ की। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी किसके, Al3+ की। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी।